हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर जंग बहादुर सिंह, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ की पोस्ट को अचीव किया है। और इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स को भी 2 बार क्वालिफाई किया है। और इन्होंने अपना लास्ट मेंस अभी लिखा है कुछ 2-3 महीने पहले ही, 2023 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। और इनके ओपिनियंस आज हम समझेंगे और इनके थ्रू जानेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट, अप्रोच क्या होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए। हमें कितने सीरियस अटेम्प्ट्स देने चाहिए विदाउट एनी जॉब, विदाउट कंसिडरिंग एनी बैकअप ऑप्शन। और कब हमें किसी प्लान बी को या किसी अल्टरनेट जॉब को कंसिडर करना चाहिए। सुनते हैं आज इनकी बातचीत को। थैंक यू। A brief introduction about myself. I am Amandeep Singh, working as an assistant manager in a public sector bank, and I have qualified these examinations. I have worked in Career Launcher also as a faculty. हेलो सर। हेलो सर। सर सर एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना आपको क्लियर? हाँ जी सर, आ रही है। ओके सर। आपको आ रही है सही? हाँ जी सर, मुझे भी क्लियर आ रही है। एंड थैंक्स फॉर यूजिंग द ईयरफोन्स। एंड सर, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। मेरा मतलब ये एक छोटी सी कोशिश है लोगों में अवेयरनेस करने के लिए। तो थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नहीं नहीं सर, जरूरी भी था, सही है। और सर, मैं सर का पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने, मतलब जो भी व्यूअर्स देखेंगे उनके लिए, कि सर इज ऑलरेडी सेलेक्टेड इन यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन एज एन असिस्टेंट कमांडेंट इन सीआईएसएफ। तो ये ग्रुप एक गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। यूपीएससी इसका एग्जाम कराता है हर साल। और बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इन सब फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्टिंग्स के लिए। एम आई राइट ना सर? यस सर। ओके। तो सर, सबसे पहले फिर शुरू करते हैं। आप अपना बताइए, कैसे आपकी जर्नी रही गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट से गवर्नमेंट ऑफिसर तक? कैसे आपने शुरुआत करी? क्या आपका मोटिवेशन था? क्यों आपने इस फील्ड में आने का सोचा? हाँ जी सर। सर ऐसे क्या था कि मेरा ना 10th में 10 CGP आया था, तो वो अच्छे मार्क्स थे। हाँ जी तो सर। उसके बाद क्या था, मैं पुलिस डीएवी स्कूल में था, तो वहां भी कई ऑफिसर्स आते थे, पुलिस ऑफिसर। ओके। और मेरे फादर भी पंजाब पुलिस में थे, तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही था कि पुलिस में जाना है। एंड ड्यूरिंग दी +1 +2 आई गेट टू नो अबाउट कि भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, कि ओके। उसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कि ऐसे देखते थे ना कि इस ऑफिसर ने कि ये अच्छा किया वुमेन सिक्योरिटी के लिए, तो न्यूज भी आती रहती थी और अवेयरनेस स्कूल में भी आते थे, तो वो लेक्चर देते थे कैसे आप इनिशिएटिव ले सकते हो। तो उसके बाद फिर हमने +1 +2 में आर्ट्स से ली, मैं और मेरा फ्रेंड थे। उसका भी बीएसएफ में हुआ है अभी। ओके। तो आपने आर्ट्स लिए कीपिंग इन माइंड कि आपको आगे सिविल सर्विसेज में ये सब्जेक्ट्स काम आएंगे, इस हिसाब से आपने लिया? हाँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, ऑल दो बस ऐसे पता कि आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं। और कहीं ना कहीं मन में ऐसे था कि ज्यादा नहीं पढ़ना मैंने, मेरी सिस्टर ने ओके। नॉन मेडिकल ली थी, ओके। लेकिन वो पढ़ना ही एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ा। मुझे इतनी ओके। नॉलेज नहीं थी उस टाइम ना, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कोई हाँ जी, मेंटोर भी हाँ नहीं जी। था ऊपर। हाँ जी, उस टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली आज के टाइम पे तो इफ अ स्टूडेंट इज अवेयर, वो जानना चाहे तो देयर आर मल्टीपल सोर्सेस। इंटरनेट से आजकल पता लग जाता है। हम्म, उस टाइम पे आज से 5-10 साल पहले तो इंटरनेट से इतना कुछ नहीं पता लगता था। मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग तो अफोर्डेबल होती नहीं थी, तो इतना वीडियो कंटेंट होता नहीं था। आप हाँ बिल्कुल। पढ़ सकते थे थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ आज की डेट में तो मुझे लगता है अवेयरनेस काफी है। और मतलब यही शायद एक रीजन है कि कोई भी एग्जाम हो, इंक्लूडिंग यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ, आईआईटी, जेई, मुझे लगता है इनके कट ऑफ भी इसीलिए शायद आजकल इतने हाई जा रहे हैं कि आजकल सबको अवेयरनेस है। एजुकेशन कंपैरेटिवली इजीली अवेलेबल है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, अवेयरनेस ले सकते हैं। बिल्कुल वो गाइडेंस अवेलेबल है। हमारे टाइम तो हम पूछते थे किसी से, वो ऐसे ही कहता था कि नॉन मेडिकल क्यों नहीं ले रहे, आप मेडिकल क्यों हाँ नहीं ले जी, रहे, हाँ जी, हाँ जी, कि आर्ट्स क्यों ले रहे हो। हाँ जी। तो उसके तो बाद उसके आपको बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा रहा कि हम्म, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करें ऐसे। फिर आपने ग्रेजुएशन में क्या किया और कहाँ से किया सर? उसके बाद भी हमें ऐसे ही लगता था कि भाई कुछ आर्ट्स वगैरह में ही करना चाहिए। तो हाँ जी। यहाँ पे पटियाला में ही लोकली मैंने किया बीए ओके। ऑनर्स इन सोशल साइंसेज। ओके। उस टाइम मुझे अवेयरनेस नहीं थी, नहीं तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह ट्राई करता, किसी ने बताया ही नहीं उस टाइम। हाँ जी, हाँ तो जी। हम लोकली मतलब पढ़ने का सोचा।
तो मतलब बीए दिल्ली ऑनर्स इन में सोशल साइंस। वगैरह आपको इजीली मिल जाती ना उस टाइम, अगर आप दिल्ली रहते तो हो सकता है कि आपको कोचिंग गाइडेंस वाजीराम और ये जो करोल बाग ये सब एरिया है वहां पे मुझे लगता है कि उस टाइम वो मक्का मदीना था, हब था सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का। हाँ अब जी, तो हाँ जी। थोड़ा डिफ्यूजन है। तो हाँ, अब तो पटियाला, ऑनलाइन के जमाने में। हाँ जी ऑनलाइन है, अब तो आपको रिमोट लोकेशन से भी चाहिए तो पटियाला में आपको मतलब गाइडेंस रही थी सही से, मतलब रिसोर्सेस कोचिंग थी वहां पे अवेलेबल? नहीं, मतलब 3 साल मैंने किया, उस 3 साल में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ऐसे था कि सिर्फ कॉलेज का ही करते हैं, ओके। उसमें ज्योग्राफी वगैरह पढ़ रहे हैं, ऑल्दो अलग था चीज। हाँ तो फिर जी। क्या हुआ, 2018 में कंप्लीट की। हाँ जी। उसके बाद फिर हम दिल्ली गए, मैं और मेरा फ्रेंड। ओके। तो फिर दिल्ली से हमने फिर कोचिंग स्टार्ट की 2018 में, ओके। सिर्फ ऑप्शनल की कोचिंग ली। ओके। हाँ, मेरा पीएसआईआर ऑप्शनल था, और जीएस हमने सोचा कि खुद कर लेंगे क्योंकि आर्ट्स करते आ रहे हैं, कि धीरे धीरे पता लग जाएगा। हाँ जी। तो ऐसे ही करते फिर हमने 2019 में अटेम्प्ट स्टार्ट किए अपने। ओके। 2019 में दिया और 20 में दिया। 19 में प्रीलिम्स नहीं हुआ, 20 में प्रीलिम्स हुआ, जी। लेकिन मेंस नहीं हुआ मेरा। ओके। तो उस टाइम मुझे लगा कि भाई, मुझे सीनियर्स ने भी गाइड किया कि यहाँ पे 99% वालों का क्लियर नहीं होगा, सिर्फ 1% बच्चे क्लियर करेंगे, जी। चाहे आप जितने भी डिजर्विंग हो। हाँ मतलब ये रियलिटी एग्जाम की। statistics है ही है, मतलब आपकी 1,000 के अराउंड हम मान के चले अगर टोटल सीट्स आ रही हैं 800, 900, 1100, 1200, और उसमें भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ही मोस्टली लोगों का चॉइस है, तो 200, 300 सीट्स हैं आपकी, 400 मान लीजिए हम्म। मैक्सिमम। और उसके बाद तो फिर मैंने भी जितना सुना है, मतलब मेरे भी कई फ्रेंड्स वहां तैयारी कर रहे थे, मैंने मतलब बैंक ज्वाइन करने के बाद प्रिपरेशन शुरू किया, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर एग्जामिनेशन। तो मैंने भी जितना समझा कि 300, 400 रैंक के बाद भी जिनको और सर्विसेज मिल रही है दे आर ऑल्सो अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। तो मतलब डिसअपॉइंट, मतलब सक्सेस रेशो तो कम है ही है। तो मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि फिर आपने अच्छा, फिर उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज के साथ आप इनिशियली 1920 में कोई और भी एग्जाम दे रहे थे कि फोकस ऑन दिस एग्जामिनेशन? हाँ जी। हाँ जी। मैंने फिर क्या किया, 2020 में स्टेट सिविल सर्विसेज दिया, ओके। अपने सेकंड अटेम्प्ट के बाद ही, ओके। क्योंकि पंजाब में 2-3 साल बाद आता था, तो हमने कहा ये देना चाहिए। हाँ वो आता भी नहीं ना आपके स्टेट सिविल सर्विसेज का? हाँ जी। जैसे हमारे यूपी में हर साल आता है स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम, पंजाब में हर साल कंडक्ट नहीं कराता है ना? नहीं कराते, वो 2 साल बाद होता है, मतलब मेनली। ओके। ओके। हाँ, तो फिर वो एग्जाम आया तो मैंने वो भी दिया, लेकिन उसमें भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया। ओके। ओके। तो उस टाइम में लगा कि भाई, ये अब तो हो ही नहीं रहा, कि ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा हो गए, हाँ जी। कि बाकी साथ के सेटल होने लग गए थे, इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग कर रहे थे, कुछ के अब्रॉड चले गए थे। तो उसके बाद मुझे सीएपीएफ का पता लगा, क्योंकि स्टार्टिंग से यूनिफॉर्म सर्विसेज का था मुझे, हाँ जी। क्योंकि फादर पुलिस में थे। और तो मुझे इसमें पता लगा मेरी गलती क्या रही, पहले मैं ना अवेयर नहीं था, मैं सिर्फ इसी पर फोकस कर रहा था, सिविल सर्विसेज पर। हाँ जी। तो ये 2021 का जो ये आया सीएपीएफ का एग्जाम, हाँ जी। तो ये मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट ही था, क्योंकि मैं 24 ईयर्स का हो चुका था ना, ओके। वो कट ऑफ था। तो मैंने कहा इसके लिए मेहनत करते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट ही मिल रहा है, जी। और एग्जाम अच्छा है कि। तो फिर मैंने, जब मेरा क्लियर नहीं हो पाए और वो डिले हो गया था हमारा, ट्वेंटी ओके। ट्वेंटी वन का प्रीलिम्स था, वो ओके। अक्टूबर में चला गया था, ओके। ओके। हाँ कोविड के कारण। कोविड के टाइम पे डिले हुआ था ना सिविल सर्विसेज का हाँ। एग्जाम उस टाइम हाँ, पे। वो पहले जून कह रहे थे, तो वो अक्टूबर में हो गया था। तो मैंने कहा इस पर अगस्त में एग्जाम है सीएपीएफ का, इसमें पूरा जोर देता हूँ, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है। हाँ जी। तो मैंने प्रॉपरली तैयारी की, मतलब ऐसे नहीं समझा कि ये सिर्फ एक बैकअप है, मैंने सोचा इसी को एज एग्जाम ट्रीट करता हूँ, कि रिस्पेक्ट देकर। हाँ कि मेरे कई बार हम सोचते हैं ना। जॉब है भी वो, मतलब आपका ग्रुप पे गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है और आपकी यूनिफॉर्म सर्विसेज भी है, यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, तो डेफिनेटली फेयर एग्जाम ही होगा काफी। तो मतलब मेरे हम्म। समझ से तो इट इज अ वेरी डिसेंट जॉब, मतलब सिविल सर्विसेज के बाद बैकअप ऑप्शन में सीएपीएफ, स्टेट सिविल सर्विसेज, यही दो तीन ऑप्शन होते ही है मोस्टली सबके। कुछ है, बल्कि कई बार तो जो सिविल सर्विसेज में भी कई पोस्ट हैं, जैसे इंडियन पोस्टल सर्विस वगैरह, डेफिनेटली मैं डेफिनेटली तो उनसे मतलब बेटर है, हाँ जी डेफिनेटली उनसे उनसे बेटर है। बेटर है। हाँ। डेफिनेटली मतलब एक के दो चार हटा दीजिए, आईआरएस की ले लीजिए किसी किसी के लिए, तो उसके बाद हम्म। आपका सीएपीएफ ही सबकी फर्स्ट चॉइस है।
हम्म। तो ऐसे ही था। तो मैंने फिर 2021 में अपना पूरा जोर लगा कर दिया। ओके। तो एक तो मुझे ऐसे था कि तब मैं ऐसे नहीं सोच रहा था कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तब मैं ऐसे था कि एक बार रिटर्न क्लियर हो जाए, एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ जी। एक मुझे फिजिकल देने का मौका मिलेगा ना। मैं ना बहुत ओवरवेट हो गया था, ओके। 82 83 वेट था मेरा। ओके। तो इसके लिए मुझे 65 वेट करना पड़ा था तब, फिजिकल के लिए। तो मैं क्या ओके। एटलीस्ट मौका तो मिलेगा, कि नहीं तो बंदा सोचता कि नहीं मैं कुछ करूंगा। हाँ हाँ। तो बस ये एग्जाम क्लियर हुआ। उसके बाद अक्टूबर में फिर सिविल सर्विसेज दिया, वो क्लियर नहीं हुआ मेरा। ओके। पर ऐसे था, चलो एक एग्जाम तो साथ है, तो ना वो मेंटल स्टेबिलिटी बहुत देता है अगर कोई साथ में एग्जाम हो हमें ना, या प्लान भी हो। कॉन्फिडेंस भी आता है, मतलब आपका एक किसी भी बंदे का एक दो अटेम्प्ट तीन अटेम्प्ट अगर ना क्लियर हो तो वो डिमोरलाइजिंग का होने लगता है। और आपके हाथ में एक जॉब है, डिसेंट जॉब है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्टर का भी काम करेगा आपके लिए। वही तभी से मतलब मुझे ऐसा पता लगा कि अगर आपने 2 3 साल दे दिए इस एग्जाम को, उसके जी। बाद आपको एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए। उससे जी। क्या होगा, बल्कि एक प्रोटेक्शन ही रहेगी मेंटल स्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी से। प्रोटेक्शन कई भी बार रहेगा, ना हम मुझे कहते। लगता है 2-3 साल आपने सही से प्रिपरेशन करा तो आपका बेस काफी बन गया है। मतलब मैंने ऐसे कई डॉक्टर्स बिल्कुल। को देखा है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं। इस साल एक फ्रेंड है मेरा यूपी पीसीएस में डीएसपी पे सेलेक्टेड है, तो ही इज राइटिंग सिविल सर्विसेज जस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ आईपीएस। तो उसका ऐसा कहना हम्म, है कि यार 3-4 साल की प्रिपरेशन में काफी बेस बन गया है यूपीएससी का। अब अगर वो हम्म, 3-4 घंटे 5 घंटे भी जॉब के साथ स्ट्रेच करके मैनेज कर लेता है तो ही विल बी चांसेस। अब श्योरिटी तो देखिए जॉब छोड़ने के बाद आप स्टैंड अलोन से तैयारी करें उसमें भी नहीं है एग्जामिनेशन की। और हम्म, खासकर प्रीलिम्स तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत। अनप्रिडिक्टेबल है, मेंस में आंसर नहीं समझ में आता आदमी को कि क्या लिखें तो हम्म, नंबर मिले। मतलब दोनों ही पर्सपेक्टिव से अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो है ही है। तो हाँ, मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल। चांसेस फेयर हैं अगर आप 3-4 साल 2-4 साल की तैयारी के बाद किसी भी जॉब के साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं तो दैट इज फेयर इनफ। और बिल्कुल। इवेंचुअली आप कभी ना कभी 2 साल 4 साल बाद आपकी जैसे फाइनेंशियल कंडीशन है, बैकग्राउंड है, आपको बैकअप ऑप्शन तो देखना ही चाहिए। नहीं पैसों के लिए हम्म, तो अपने मोरल के लिए, अपने सोशल प्रेस्टिज के लिए ही सही। तो मतलब मुझे तो यही हम्म, एक्चुअली लगता है आजकल की, मतलब मेरे भी साथ के कई कई लोग हैं। मैंने जैसे 2016 में बैंक ज्वाइन किया तो मेरा ऐसा था ओपिनियन कि मैं पहले ग्रुप बी जॉब ले लूं, देन आई शुड गो फॉर हम्म, ग्रुप ए एग्जामिनेशन। अब मेरे साथ के कई ऐसे लड़के हैं जो बन भी गए डीएसपी, यूपीएससी में आईआरएस बन गए 5-6 साल की तैयारी के बाद, लेकिन कई ऐसे हैं कि आज भी बैठे हुए हैं। तो मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि मतलब एज पर माय ओपिनियन दे आर इन द राइट डायरेक्शन। मतलब इतना भी आपको अपना करियर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि वापस आना मुश्किल हो हम्म। जाए। तो आपने अभी सीएपीएफ का आपका ज्वाइनिंग 1-2 महीने बाद है ना ऐसा? हाँ, बस मुझे लगता है लास्ट वीक ही पुलिस वेरिफिकेशन हुई है, ओके। तो अब ट्रेनिंग में बुलाने लग जाएंगे। मुझे लगता है दिसंबर में ही कह रहे हैं, वैसे तो नवंबर दिसंबर में। अच्छा, स्टडी आवर्स तो को लेके भी बहुत मिथ है कि कोई कोई बोलता है 15 घंटे 20 घंटे पढ़ना होता है, 16 घंटे पढ़ना होता है। तो आपने कितना पढ़ा और कितना पढ़ना डिसेंट इनफ है एग्जाम क्रैक करने के लिए? देखो, मेरे हिसाब से तो मतलब 15 घंटे मुझे तो मैं नहीं देख पाया किसी भी बंदे को ऐसे। मैं खुद रहा हूँ दिल्ली 3 साल। हाँ जी। मेरे साथ के का लास्ट ईयर एक रैंक 70 भी आया है, एक आईआरएस भी है। ओके। तो मतलब जितना भी मैंने सुना कि हम वैसे तो कोई इतना गिन नहीं पाता घंटे रोज, हाँ जी। लेकिन स्टार्टिंग में अगर 1 2 साल में हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 8 से 10 घंटे इनफ है। हाँ जी। अगर आपके हो गए 2 3 साल, आप जॉब में है, तो आप 3 4 घंटे में भी कर सकते हो, क्योंकि आप मेनली पहले 2 साल अच्छे से करो ना, तो जो स्टैटिक पार्ट है जो मेन है हाँ वो जी। होने लग जाता है तैयार। हाँ तो जी। एट मैक्स मुझे तो 8 से 10 ही लगे। वो अलग बात है कि एग्जाम से पहले ना, जैसे एग्जाम से 1 महीना पहले, जैसे मेंस था तो मैं 12 घंटे होने लग गए थे, हाँ, या एग्जाम से प्रीलिम से पहले पहले तो मैं। हाँ आपको रिवाइज करना है, पूरा सम अप करना है, ब्रशअप करना है। हाँ, नहीं तो ये 8 आवर्स मेरे हिसाब से सही है। कई लोग 7 भी पढ़ते हैं। जो मेरा हाँ फ्रेंड जी। था रैंक 70, उसने सीरियसली बुलाया था, वो कहता मैं एमबीबीएस कर रहा था साथ में, तो ओके। मुझे 7 घंटे ही मिल पाते थे। हाँ जी। तो यही मतलब उसने भी, देखो उसका रैंक 70 आया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, लेकिन हाँ, उसने तो ऐसे ही रैंक बताया कि 70 ना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अगर वो गाइड कर रहे हैं तो प्रोबेबली ही विल बी गिविंग द राइट डायरेक्शन। वो कहता लेकिन मेरे पास बैकअप ऑप्शन थे। उसका सीएएसएफ में भी हुआ था, ओके। मेडिकल डायरेक्ट एंट्री में। ओके। और ये वाला एग्जाम भी क्लियर था उसका, ये 2022 का। और ओके। एक एमबीबीएस ऑप्शन भी था। तो कहता वो जो कॉन्फिडेंस था ना, हाँ कहता मेरे हाँ। माइंड में यही था कि मैं 2 अटेम्प्ट दूंगा, उसमें होता ठीक है, नहीं तो मैं अपना हाँ। ऑप्शन पे चला जाऊंगा वापस।
तो ओके ये क्लैरिटी ओके। ऑफ माइंड मुझे सही लगा, मतलब हाँ जी हाँ जी। कि रादर देन एग्जाम कोई लाइफ बना लो आप। नहीं तो कितने सीरियस अटेम्प्ट देने चाहिए आदमी को, मतलब फुल फोकस्ड विदाउट एनी बैकअप ऑप्शन, कितने फुल फोकस अटेम्प्ट देने चाहिए आपके हिसाब से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए? मेरे हिसाब से अगर तो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही है ना, जैसे मेरी बड़ी बहन थी वो जॉब कर रही थी, तो मुझे ऐसे हाँ नहीं था जी कि मैं एज अ एल्डर ब्रदर हूँ या कुछ ऐसे। हाँ जी। तो मैंने सोचा था कि मैं तीन अटेम्प्ट दे सकता हूँ बिना बैकअप के, ऑल्दो मैंने दो ही दिए, उसके बाद मैं बैकअप देखने लग गया था। ओके लेकिन मेरे हिसाब से तीन से ज्यादा तो कोई भी ना दे, या आप ओके। दो या तीन दीजिए, उससे ज्यादा ना, मतलब मेरे हिसाब से। क्योंकि क्योंकि दिल्ली मेरे रहने ऐसे का फ्रेंड्स भी खर्चा हैं। भी है ही है। हाँ वहाँ है वो, मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है ना, कई बार हम देखते हैं फैमिली को पैसे भेजने पड़ रहे हैं, हाँ हाँ। उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो मेंटल प्रेशर हो रहा है। होता है तो रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, गिल्टी फीलिंग है कि आप फैमिली को सपोर्ट तो नहीं हम्म। कर रहे, उल्टा ले रहे हैं। तो दिल्ली में तो कितना खर्चा आ जाता है रहने का मंथली, और कोचिंग आपने मान ली ऑप्शनल की कोचिंग करी तो उसका कितना रहता है फीस, और मंथली कितना एक्सपेंडिचर आ जाता है एवरेज? मतलब हमारा आता था, ऑप्शनल की कोचिंग थी हमारी उस टाइम, आई थिंक 50,000 ही मान लो आप। ओके हाँ 50,000 थी उसकी कोचिंग की फीस। और मंथली हमारा आता था, हमारे घर के 15,000 भेजते थे हमें, कई बार ओके 12,000 लग जाता था, कई बार कम लगता था, या कई बार बुक्स वगैरह लेनी पड़ती थी। तो ऑन एवरेज हमारा मतलब 12 से 15,000 मान सकते हो, क्योंकि 7,500 तो रेंट था मतलब। ओके। तो वो साढ़े फिर सात एक हजार बर्डन हो रेंट हो जाता है। गया, बाकी खाने का मान लीजिए, खाने का चाय पानी ऐसे मिला 12 से खाना 15 हजार पाना, हाँ। मंथली। हाँ जी। बाकी कई लोग ऐसे भी, हम रूम में ही पढ़ते थे ना, हाँ जी। बाकी कई लोग ऐसे भी थे, 10,000 में भी हो जाता था कि वो तीन चार जने इकट्ठे रह लेंगे, हम दो जने रहते थे, ओके। वो तीन चार जने इकट्ठे रह के लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते थे। अच्छा, वहाँ पे लाइब्रेरी का भी काफी कल्चर है कि लोग जाके लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, ऐसा रूम पे ना पढ़ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं कि एम्बियंस रहेगा, माहौल रहेगा ऐसा। हम्म। वो आपने दिल्ली नहीं में ज्वाइन बहुत किया था मतलब, लाइब्रेरी? नहीं मैंने नहीं ज्वाइन किया था, मुझे मतलब पर्सनली लगता नहीं था कि मैं बहुत सारे बंदे जब बैठे हैं ना साथ में, मैं पढ़ पाऊंगा। हाँ जी। तो मुझे था कि हाँ मैं ऐसे अलग ही पढूं। ओके ओके। और लेकिन ये हल बताइए रिसोर्सेस, वैसे तो मतलब सब का मोस्टली सेम ही रहता है, तो मतलब वो कितना हद तक सही है कि हमको सोर्स लिमिटेड रखने चाहिए या ब्रॉड करने चाहिए? क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आजकल एक सेकंड ओपिनियन आ रहा है कि आपको मतलब सोर्सेज ब्रॉड करने पड़ेंगे जितने डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन आ रहे हैं। और कुछ टाइम पहले तक तो ऐसा सबका एक मत में यही मानना था कि हमको एक लिमिटेड रिसोर्सेज ही रखने हैं। तो सोर्सेस से हम्म। कैसे, क्या डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है अब नए प्रीलिम्स पैटर्न के अकॉर्डिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज के, या हमको वही लिमिटेड सोर्सेस से ही चलना चाहिए? जैसे इस टाइम का प्रीलिम्स आया था, हाँ जी 1 पेयर 2 पेयर वाली थिंग आई थी, हाँ जी तो वो तो बहुत अनसर्टेन था ना, कि ऐसा हाँ पहले जी आया भी नहीं कभी। हाँ जी लेकिन मैंने इतना ही लगाया, हम लेकिन जो बेसिक रिसोर्सेज है ना, हाँ जी वो तो हमें रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम जो पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन है, इकोनॉमी का बेसिक क्वेश्चन है, वो नहीं गलत कर सकते। हाँ जी अगर वहां मिस्टेक हो रही है तो हम हार रहे हैं गेम से। हाँ जी हाँ जी। लेकिन अगर हम जैसे स्क्विरल का क्वेश्चन आ रहा है, उसके हम रिसोर्सेज भाग रहे हैं कि कहाँ से आया था, हम्म। कोई एक रैंडम मैगजीन से आ गया, लेकिन अगली बार वो मैगजीन से खुद नहीं आया। हाँ जी। तो मेरे हिसाब से लिमिटेड रिसोर्सेज वाली थिंग हमेशा काम करेगी। जिनके वो ओके। सही हो भी रहे हैं एग्जाम, उन्होंने वो ओरिजिनल सोर्स नहीं पढ़ा, क्योंकि किसी हाँ को जी पता ही नहीं। हम डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ ले, इस हाँ बार जी आया था अगली बार कुछ ना आए, हम 12, लेकिन उससे अच्छा है कि हम प्रीलिम्स का कोई वो पॉलिटी का कोई क्वेश्चन ना गलत करें, इन्वायरमेंट का हाँ गलत ना करें, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन होंगे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से होंगे, हाँ जी और जो अगर इस बार जैसा प्रीलिम्स आया, हाँ जी तो थोड़ी बहुत ही अनसर्टेनिटी रहेगी। वो क्लियर, कोई मुझे भी कोई गारंटी नहीं थी मैं क्लियर कर पाऊंगा। हाँ जी हाँ जी इवन मेरा फ्रेंड जो मुझे इस बार मिला था, आईआरएस था, कहता मैंने प्रीलिम्स की एक्स्ट्रा तैयारी की थी कि प्रीलिम्स हाँ ना जी। रह जाए, लेकिन मेरी भी गारंटी नहीं थी, बल्कि मुझे 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा था इस बार का प्रीलिम्स की, भाई ऐसे नहीं यूपीएससी को डालना चाहिए, कि नॉलेज बेस होना चाहिए, कि हाँ, रैंडमनेस इतनी भी ना मुझे होगी। भी ऐसा लगता है, काफी अनप्रेडिक्टेबल फेयर होता जा रहा है, मतलब कई बार डिजर्विंग कैंडिडेट प्रीलिम्स में अब नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, ऑल्दो उनको मेंस की या एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की। और जैसा कि आप हम्म। बता रहे हैं, आपका दोस्त ऑलरेडी आईआरएस में है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री मेंस इंटरव्यू सब क्वालिफाई कर चुका है, बट स्टिल प्रीलिम्स में उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि इस बार क्लियर होगा कि नहीं होगा।
इनफैक्ट मतलब मेरा ऐसा फ्रेंड है एक, वो ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्टेड था आईआरएस में, उसके बाद वो सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, और ही इज नॉट हम्म। एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका नॉलेज बेस बढ़ गया है, मतलब उसने अब ज्यादा बुक्स पढ़ ली हैं, रिवीजन करके जा रहा है, हाथ में जॉब है आईआरएस की। इनफैक्ट जो अनुदीप हम्म। दुरुशेट्टी है, उनका 3-4 बार शायद बीच में पेपर क्लियर नहीं हुआ था, पता नहीं प्रीलिम्स था कि मेंस था, फिर उनका फिफ्थ या सिक्स अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। तो मतलब हाँ प्रीलिम्स जी। तो बहुत अनसर्टेन है, मतलब आप कुछ नहीं कह सकते हाँ। क्या आएगा क्या नहीं। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि डाउन टू अर्थ कुरुक्षेत्र मैगजीन बहुत कम है, मतलब आप बहुत एफर्ट लगाएंगे, हम्म। उतनी बुक पढ़ेंगे, पता नहीं उसमें से एक दो क्वेश्चन आ गए तो आ गए। और कंपैरेटिवली लक्ष्मीकांत और इन सब का बेटर है कॉस्ट बेनिफिट। बेटर ऑप्शन आता है, तो वही है कि मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो से देखा जा सकता है, हाँ वही जी, कट ऑफ भी कम जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, कट ऑफ हर साल कम हो रही है, पिछले 5-6 साल से कम हो हर रही है। साल 2-4 नंबर, 5 नंबर कम ही होती जा रही है। कम हो रही है। मतलब जब टीना तो ये डोमिनिक मतलब। टॉप करी थी तो 100 समथिंग था कट ऑफ, 110 112 कुछ था, फिर अब तो शायद 80 हम्म। 90 के अराउंड जा रहा है ना, 90 85 ऐसा। हाँ, इस बार मतलब पहले 92 आया था, इस बार हाँ तो जी, 88 ही आया था लास्ट टाइम, तो 88 कितनी कम है मतलब। हाँ जी, हाँ जी। तो तो वही सर है कि आपने, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हम रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही रखें, वही कट ऑफ भी कम जाएगी। कई बार हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हैं, तो उस हिसाब से बाकी मुझे लग रहा है कि इस बार प्रीलिम्स और अनफेयर होता जा रहा है, जो हाँ जी, टैलेंटेड बच्चे हैं ना वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि एटलीस्ट 50%। पहले ही कट ऑफ इतनी कम है और कितना मुश्किल बना हुआ है आप, हाँ मतलब कि 45 पहले ही 40। 50% अब जा रहा है कट ऑफ, तो काफी कम है, और अनप्रेडिक्टेबल है, लड़के तैयार हैं, बुक्स पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी अगर नहीं अपीयर कर पा रहे हैं क्वेश्चंस, तो फिर हम्म। मुश्किल है काफी। तो सर आपका फिर अभी स्टेट सिविल सर्विसेज नहीं देंगे आप, सिर्फ यूपीएससी ही है था? अभी तो हाँ, मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं यूपीएससी दूंगा, क्योंकि हाँ मैं जी, सीआईएसएफ से ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड हूँ मतलब। हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे है कि यूपीएससी का, क्योंकि ऐसे कि अटेम्प्ट पड़े हैं तो कि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो ना कि मैंने मैं दिल्ली गया था स्पेशली ऑप्शनल की कोचिंग लेने, हाँ और जी, ऑप्शनल का ही कुछ मैं लिखूं। तो इस बार का मैंने दे दिया, तो अगली बार मैं अभी नहीं दूंगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का नहीं मैं दूंगा, ओके, जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट बच जाएगा। तो अगर मैंने हाँ जी। देना हुआ तो मैं 1-2 साल बाद देखूंगा, सोचूंगा मतलब। मतलब आपके 6 अटेम्प्ट अब से एक अटेम्प्ट बचा हुआ है, वो आप 1-2 साल बाद देंगे, जॉब आप प्रोबेबली 1-2 महीने में ज्वाइन कर लेंगे, और इस बार का आपने सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा ही है, तो होपिंग फॉर द हाँ जी। बेस्ट इस बार आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप 1-2 साल बाद उसको देंगे अपने उस अटेम्प्ट को। बस मैंने तो ये भी सोच लिया था मतलब कि अगर मेरा ये सीएपीएफ नहीं होता क्लियर, ओके, तो मैंने उसके लिए भी बैकअप ऑप्शन बना लिए थे कि मैं पंजाब के एग्जाम मैंने दिए, मैंने कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर दिया, उसमें मैं ओके, थोड़ी देर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आया। ओके, एक्साइज इंस्पेक्टर दिया मैंने, सब इंस्पेक्टर भी भर दिया था, ओके। क्योंकि पहले ही 5 साल हो चुके थे ना प्रेपरेशन साइकिल में, तो हाँ प्रेशर जी, हाँ आता है। जी, इवन मैंने सोचा था अगर कोई और एग्जाम भी क्लियर नहीं होता 2023 में, ओके, तो मैं 2024 में मैं चंडीगढ़ चला जाऊंगा वो टीचिंग की जॉब करने। ओके। एटलीस्ट मैं प्रेशर नहीं बनूंगा किस पर, कि ना खुद पे भी वैसे आता कि इतना टाइम हो गया। तो मतलब मैंने बैकअप ऑप्शन बना लिए थे कि मतलब वर्स्ट केस के लिए भी। ओके, तो उसकी वजह से और कॉन्फिडेंस रहा कि मतलब कि भी हाँ कि ये है ऑप्शन, रादर देन डीमोटिंग माई सेल्फ। हाँ, हाँ। और सर कैसे क्या अप्रोच है फिर प्रीलिम्स को क्रैक करने की? आपने 2 बार ऑलरेडी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स क्रैक किया है, तो क्या अप्रोच है, कैसे कैंडिडेट को प्रिपेयर करना चाहिए, और मेंस के लिए आपकी क्या अप्रोच रही सर? प्रीलिम्स के लिए तो पहले जो बेसिक बुक लिस्ट होती है ना, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पीवाईक्यूज के हिसाब से बंदा तैयार करे। ओके। जैसे इन्वायरमेंट, क्योंकि हिस्ट्री भी आजकल मुश्किल आ रही है, हाँ एंशियंट और जी, मिडिवल वाला पार्ट। हाँ, पहले 2-4 साल पहले तक एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री नहीं पूछता था यूपीएससी, अब उन्होंने भी हाँ, पूछना स्टार्ट कर दिया है काफी। जब हमने 2018 में तैयारी की थी ना, तो लोग कहते थे कि स्किप कर दो इसको प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि टॉपर्स भी ऐसे स्किप कहते थे। करके मेरे सर्विसेज में जिन्होंने स्किप भी कर दी थी, मेंस के सिलेबस में है नहीं, प्रीलिम्स में पूछते हम्म। नहीं थे वो, तो मतलब भाई स्किप करके काम चल जाता था पहले लोगों का। हम्म। तो मैंने भी मेनली 2021 में ही तैयार किए नोट्स, उसके पहले 2 अटेम्प्ट में तो प्रॉपरली तैयारी नहीं की थी, ऐसे ही ऊपर ऊपर हाँ से जी, पढ़कर। हाँ जी, तो ऐसे था कि जो बेसिक सब्जेक्ट है ना, पॉलिटी हो गया, हाँ जी, इन्वायरमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं हाँ जी, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, अगर हमने हाँ जी, कोर सोर्सेज पढ़े हुए हैं। तो ये 4-5 सब्जेक्ट है ना, तो इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी कंसेप्चुअल बेस्ड है, हाँ जी, उसमें आपको पढ़ने।
तो ये इनके तो गलत ही ना हो आपसे, मैक्सिमम एक दो गलत हो जाए, क्योंकि अगर ये गलत होते हैं, ये मोस्टली अच्छे बच्चे सही कर रहे होंगे जो अच्छे एस्पिरेंट होंगे। हाँ जी। और उसके बाद वाले हैं, उसमें आपको मतलब गैस वर्क आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन वो कैलकुलेटेड हो, मतलब कि आपकी ना जो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं नॉलेज होती है, जो आप टेस्ट सीरीज देते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करते हो। बहुत सारे कई बार ऐसे होता है, इस बार भी हुआ कि 4-5 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से एक दो स्टेटमेंट वो मान लीजिए 2005 की प्रीलिम्स की है, 2006 की है, ओके। तो वो क्वालिटी क्वेश्चंस की नॉलेज यूज होगी। और हाँ, तो अगर मुझे कई प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स ने, क्वेश्चन सही से करा है तो इट विल हेल्प इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, ऐसा। हाँ जी, पीवाईक्यूज कोर सब्जेक्ट और अटेम्प्टिंग द पेपर, क्योंकि ना लेंथी लगता है, इस बार इतनी सारी 5-5 स्टेटमेंट्स आती हैं। हाँ जी। तो एक प्रॉपरली मेरा पैटर्न था, क्योंकि कई लोगों की प्रेपरेशन कम होती है, लेकिन वो अटेम्प्टिंग का वे ऐसा होता है कि वो क्लियर कर जाते हैं। हाँ जी। कईयों की प्रिपरेशन इतनी ज्यादा होती है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते प्रीलिम्स एग्जाम में, हाँ हाँ हाँ। टाइम नहीं दे पाते प्रॉपर। तो मेरा ऐसे ही था कि मैं प्रॉपर, कि अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं उसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, सिर्फ 1 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है उसको डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो ऐसे करके मेरा था कि टाइम मैनेज हो जाए, वो जहां पर मुझे सोचने की जरूरत है कि उस पर मैं सही टाइम दे पाऊँ। तो ये बेसिक फंडा था, इससे मतलब मोस्टली का क्लियर हुआ है। मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनके पिछले 4-5 प्रीलिम्स लगातार क्लियर हुए हैं, मींस नहीं क्लियर हुआ। तो उनका भी यही व्यू था कि बेसिक बुक्स पढ़ो, छोटे छोटे की ये पर्टिकुलर क्वेश्चन रैंडम सोर्स से आ गया उसके पीछे भागने की जगह ऐसे कोशिश करो कि जिन्होंने एक सही किया होगा वो कैसे सही किया है, और जो क्वेश्चन जहां मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए उसको मैं छोड़ूं, रादर देन नेगेटिव करा करा के। हाँ हाँ। कई लोग सोचते हैं कि मैं 95 प्लस करूंगा, पहले ही प्री डिटरमाइंड माइंडसेट से जाते हैं, तो वो नेगेटिव के चक्कर में कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि और एक सी इफेक्टिवली तो आप 50 ही सही करने, 50 आपने इफेक्टिवली सही कर दिए माइनस को कैलकुलेट हम्म, करके, तो आप लिफ्ट में हैं प्रीलिम्स के। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही अप्रोच होना चाहिए कि बंदे को पता लग जाता है कि भाई ये क्वेश्चन ना कि मैं ध्यान से करूं, ये गलत ना करूं, और एक्स्ट्रा ओवर एक्स्ट्रा ना करूं कि मैंने सोचा था 90 प्लस करने हैं, मेरे 85 ही हुए। तो एक वो अप्रोच, एक सी सेट का भी बंदा ध्यान रखे आजकल, सी सेट की वजह से। अच्छा, सीसेट बहुत टफ होता जा रहा है पिछले कुछ सालों से। सीसेट हर साल हम्म टफ होता जा रहा है। मतलब मैंने तो दिया नहीं इस साल अटेम्प्ट या लास्ट ईयर भी, बट सुना है कि बहुत टफ पेपर था सीसेट का। मतलब इवन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को भी बहुत दिक्कत आ रही थी करने को। मतलब जनरली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बच्चों का मैथ्स रीजनिंग अच्छा माना जाता है। तो मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो आपका 2/3 तो सिलेबस कवर हो ही गया सीसेट का। इंग्लिश मान लीजिए नहीं है हम्म इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के फेवर में, बट उनको भी मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। तो मतलब ये जैसे सी सेट के बीच में उन्होंने नंबर जोड़ने स्टार्ट करे थे 12-13 में, तो ये घुमा फिरा के वही हम्म। बात कर दी उन्होंने कि चलिए अब नंबर नहीं जोड़े हैं सी सेट के, लेकिन सी सेट टफ कर दिया है कि सही बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे। भैया अब नंबर जोड़ने वाली बात ही हो गई है, वो कितने लोग हैं जो क्लियर इसी की वजह से नहीं कर पा रहे इस बार, क्योंकि बहुत स्टेटमेंट बेस्ड आए थे ना क्वेश्चन, कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो डायरेक्टली बेसिक सिलेबस में नहीं है 10th के ऐसे ही। हाँ हाँ। पर हमारा सिलेबस है ऑल दो 10th वाला, तो तभी नहीं है वो 10th लेवल तो उन्होंने बोल दिया है, लेकिन 10th लेवल पे तो नहीं है वो क्वेश्चन। नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे कि सी सेट पे मेरा जो मैं फ्रेंड बताया जो बीएसएफ में हुआ है, हाँ जी। उसके फर्स्ट 3 अटेम्प्ट तो सिर्फ उसी की वजह से नहीं हुए, सी सेट की वजह से। ओके। जीएस उसका क्लियर था फर्स्ट। और ये जनरली तो मैं होता है, जनरली लोग सेट क्लियर कर जाते हैं। अब ये ट्रेंड भी आ रहा हम्म है कि लोग जीएस तो क्लियर कर जा रहे हैं बट सी सेट नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो हम जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, वो भी आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो हाँ जी। हमारा मेरा तो शुरू से ऐसे ही रहता था, ऑल दो मेरे मतलब 90 प्लस मार्क्स आए हैं हमेशा सी सेट में। ओके। तो मैं फिर भी ना एक्स्ट्रा एफर्ट डालता था कि क्या पता मेरे साथ ना ऐसा कुछ बुरा हो जाए। तो ज्यादा दुख होता है कि मैंने जीएस के लिए इतना पढ़ा। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही कहता हूँ कि भाई प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट जनवरी से आप स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट 1 आवर और हाफ आवर तो दो, मतलब हाँ हाँ हाँ। सी मतलब सेट को मतलब दो इग्नोर ना करो। घंटे से आपको थर्ड नंबर चाहिए, 66 पॉइंट मान लीजिए, कुछ 67 राउंड फिगर हाँ आप जी। पकड़ लीजिए। तो हम्म आपने सी सेट के लिए क्या सोर्सेस फॉलो करे सर? क्योंकि जीएस के तो सोर्सेस की बहुत बुक लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे भी। हम्म। सी सेट के लिए क्या अप्रोच है, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए? मैंने तो पर्सनली मतलब जो यूट्यूब वीडियोस है ना, हाँ जी। मोस्टली ना वो लेक्चर्स पढ़े हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के, ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें बता रहे हैं वो, हाँ जी। हाँ जी। कि फुल सभी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं उन्होंने। नंबर सिस्टम हो गया, हाँ हाँ। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ओके। जो भी ये होता है, वर्क एंड फोर्स हो गया, ये मुझे लगता है एक बार बेसिक बंदा तैयार कर उसको मुश्किल नहीं आएगी मतलब।
हाँ जी, तब हाँ। दर्द बड़ा होता है कि भाई, तो किसी भी आप मतलब यूट्यूब वीडियो से कर सकते हो। टॉपिक्स तो वही है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, हाँ हाँ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। तो ये यूट्यूब वीडियो से सफाइस हो जाएगा, मतलब इट विल बी गुड। हाँ, क्योंकि बुक से ऐसा होता है कई बार ना, वो सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यूट्यूब वीडियोस हाँ में क्या होता है कि भाई हाँ, नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके मैं ज्यादा हाँ कराता हूँ, इससे कम आ रहे हैं तो इसके मैं थोड़े से कम करा देता हूँ। हाँ हाँ। तो अच्छा, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेनिफिट है, चाहे आपके कोचिंग मेंटर ने या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा है। तो मैं मतलब मैं भी यही मानता हूं, और मैंने बोला भी ये कई सारे अपने व्यूअर से कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको डेप्थ समझ में आएगी। जब नंबर सिस्टम में टॉपिक दिया है, मान लीजिए नंबर सिस्टम कितनी डेप्थ में पढ़ना है आपको, कि प्रीवियस ईयर 4-5 साल के क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि मोर और लेस इस साल भी एग्जामिनेशन में इसी डेप्थ का आएगा। तो ये अगर आपके हम्म, मेंटर तो एनालिसिस करी होगी, तो उनके वीडियो से आपको वो प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, आपका टाइम इफेक्टिव हो जाएगा, वो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे जो टॉपिक ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद भी देखे। मतलब हाँ मेरे जी, जिन हाँ जिन फ्रेंड्स का सी सेट क्लियर नहीं हुआ ना, हाँ जी। उनके सी सेट की टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट 90 प्लस ही आ रहे थे, 80 प्लस 90 प्लस। ओके। तो वो लेकिन तो सेफ ओरिजिनल एग्जाम निकले। स्कोर, 80-90 स्कोर तो मतलब हम्म, थोड़ा कंपेरेटिवली सेफ लग रहा होगा कि सेफ साइड में है। हाँ, ऑल दो मेरे टेस्ट सीरीज में आ गए थे, मतलब इस बार की टेस्ट सीरीज में मेरे 140s में आ रहे थे। ओके। और ओरिजिनली 90s में पहुंच जाते हैं वो मार्क्स, क्योंकि टेस्ट सीरीज उनकी बड़ी आसान होती है, हाँ यूपीएससी जी, की बड़ी हाँ मुश्किल होती है, हाँ जी। स्पेशली सी सेट की है जो। तो टेस्ट सीरीज का कितना रोल है, मतलब एक्चुअल एग्जाम में तो देखिए टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कितने आते हैं, आपको कैसा लगा, कोई भी हो, प्रीलिम्स हो मेंस हो, टेस्ट सीरीज का क्या रोल है, मतलब ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए टेस्ट सीरीज यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए? मेरे हिसाब से जो प्रीलिम्स की है उसकी तो बिल्कुल नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने कर हाँ ली जी, थी, मतलब मैंने पेड की थी हाँ ज्वाइन। जी, तो बाद में मुझे हुआ कि यार जरूरत तो है नहीं थी, क्योंकि कहीं क्वेश्चन तो ऐसे होंगे बिल्कुल ही ज्यादा मुश्किल डाले होंगे, तो बंदा मतलब डिमोटिवेट हो टेस्ट जाता में है। टफ आते हैं ना क्वेश्चन जनरली, और यूपीएससी के कई क्वेश्चन आप लॉजिक से इंटरप्रेट कर सकते हैं। वो हाँ, डिफरेंट माइंडसेट आपको चाहिए, डिफरेंट अप्रोच चाहिए यूपीएससी के लिए। मतलब मोस्टली उनके, जैसे बीच में ये ट्रेंड मैंने देखा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसका अब मार दीजिए। अब शायद 2 साल से ऐसा नहीं काम कर रहा है, लेकिन नहीं कर साइंस रहा। टेक्नोलॉजी ऑल ऑफ द अबव मारिए, अगर आपको विजयनगर एम्पायर दिख रहा है वो आंसर करेक्ट होगा, ऐसा। मतलब मैथ्स नहीं पकड़ पाया था, मुझे कई लड़कों ने एग्जाम के बाद बताया था कि विजयनगर का मार देना चाहिए था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल ऑफ द मार देना चाहिए था। मतलब ये तो हम्म, देखिए एक ट्रिक या गिमिक हो गया, पता नहीं क्या इसका उनका सोचना है। लेकिन हाँ, यूपीएससी के आप 5-10 साल के 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ज्यादा हेल्पफुल है कंपेयर टू टेस्ट सीरीज, ऐसा आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट सीरीज मतलब बंदा जो मार्केट में मिलती है ना, स्पेशली हाँ आप जी, पीवाई क्यूज लगाओ, ये मार्केट में वो लगा सकते हो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ जी, एक बंदे को थोड़ा सा टाइम मैनेज करना आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, पर ऐसा ना एक्सपेक्ट कर कि ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि क्या होता है, जैसे इस बार प्रेसिडेंट का एक क्वेश्चन आया था, बहुत मुश्किल था। हाँ जी, मतलब ऐसे आया था कि भाई, कर्नाटका की एमपी की पावर है जो प्रेसिडेंट की चूज करने में, वोटेज की परसेंटेज है वो कितनी होगी, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, हाँ 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 कुछ ऐसे करके। लेकिन फिर भी वो कोचिंग वालों ने कह दिया था कि ये हमारे रिसोर्सेज से आया है, क्योंकि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वो कीवर्ड मैच कर गया। हाँ हाँ तो मतलब इस चीज से ना कोचिंग ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज की, 80 प्लस क्वेश्चन हमारे यहाँ से आए। हाँ जी, हाँ वो जी, तो, क्योंकि क्या होता है, आप टेस्ट सीरीज भी देते हो, फिर आप डेली क्वेश्चन भी देते हो 10-10, फिर आप हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देते हो, तो वो टॉपिक तो रिपीट उन्हीं में से आ रहे हो, वो तो सिलेबस ही हो गया सारा। हाँ जी, हाँ जी, तो मेरे हिसाब से तो पीवाई क्यूज बेस्ट है, लेकिन आप टेस्ट सीरीज दें, टेस्ट दें, हाँ हाँ लेकिन बस एक्सपेक्ट ना करें कि वो सिमिलर ऐसा आएगा या कोई क्वेश्चन रिपीट होगा। हाँ हाँ एक प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। और मेंस का जहाँ सवाल है टेस्ट सीरीज का, हाँ जी, तो मुझे पर्सनली लगा, जैसे मैंने खुद भी इवेल्यूएट किए हैं, मैंने ना जब थर्ड अटेम्प्ट आ गया था, हाँ जी। तो एक थोड़ी सी इनकम के लिए मैंने खुद इवेल्यूएशन स्टार्ट कर दी थी, ओके, ऑनलाइन ही करता था घर पे, ओके। कि फैमिली पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, अपने थोड़े बहुत एक। एनहांसमेंट भी होगा कहीं ना कहीं, आपका एक पॉकेट मनी हम्म, भी आ जाए, थोड़ा पर्सपेक्टिव पता लगेगा, अच्छी कॉपी चेक करेंगे तो हो सकता है आपको भी कुछ उसमें से वैल्यू इनपुट मिल जाए। बड़ी अच्छी कॉपी से गई तो। और क्या होता है, उसमें मैंने ऐसे हिसाब लगाया कि जो मेंस की टेस्टेज हैं 25,000 की होती है। ओके, मतलब उसमें टेस्ट होते हैं अराउंड, आई थिंक 28 to 30 टेस्ट होते हैं। ओके, वही 30,000 तक जा रही है, मतलब 1,000 का एक टेस्ट हो गया ऑलमोस्ट।
हाँ जी, हाँ लेकिन इवैल्यूएशन मोस्टली एवरेज इवैल्यूएशन होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही कर रहे होते हैं वो इवैल्यूएशन। हाँ हाँ ऐसे ही होगा, नाइस इंट्रो, पॉइंट्स कैन बी एडेड, ऐसी जो हाँ। बेसिक होती है, जेनरिक गुड रिमार्क्स कंक्लूजन। आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो वो वही एवरेज दे देते हैं वो मार्क्स। लेकिन कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, मतलब कि जहाँ ना वो मेंटोरशिप देते हैं, कि ऐसे बताकर कि बेटा ये तुम्हारी कॉपी है, वो हाँ सामने रखकर कि ऐसे ऐसे करो। हाँ वो कंपैरेटिवली सही है, हाँ रादर देन आप ये पूरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। या आपको लग ही रहा है कि मैंने करनी है ना, कि चाहे वो रैंडम व्यूज ही मिल जाए, कुछ तो सीखने को मिलेगा, स्पेशली फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले। हाँ जी। तो मुझे लगा ना कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे ही, जो मतलब क्या करते हैं, अराउंड आई थिंक उनकी जैसे 30,000 की है टेस्ट सीरीज, ओके 28,000 की है, तो यही आपको मतलब मुझे 6-7 थाउजेंड में देंगे, और आप अनलिमिटेड इवेल्युएशन करवा सकते हो। ओके 2-3 नेटवर्क्स हैं, प्लेटफॉर्म, जैसे एक आईएएस नेटवर्क है और एक आई थिंक कन्वर्ट करके है। ओके। तो आप क्या है, उन पर अनलिमिटेड दो, तो वो मुझे लगा कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, कि आप मीन्स हाँ तक जी। 7,000 रुपये दो, हाँ वो हाँ। जितने मर्जी बार बार टेस्ट करवाई जाओ, ओके। चाहे डेली 2 लिख के करवाओ। हाँ हाँ। तो वो ज्यादा तो वो बेटर लगा, तरीका है। वो ज्यादा बेटर है, ओके। रादर देन गिविंग 4 to 5 टाइम एक्स्ट्रा, मतलब। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। आई होप हमारे व्यूअर्स को इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। एंड जरूर सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ओके मच। सर। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू।